गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग, आफ्टर हैविंग डिसाइडेड अबाउट, पहले फंक्शन के बारे में डिसाइड करने के बाद, यानी कि प्लानिंग के बारे में निर्णय लेने के बाद मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन का रचना या उसका ढांचा बनाने के लिए। इसके लिए वो उत्तरदायी होते हैं। वी कॉल दिस फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग। हम इस कार्य को संगठन करना बोलते हैं। इसमें ये प्रोसेस है ये डिटरमाइन करने की कि कौन सी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट किया जाना है और इन एक्टिविटीज़ को किस प्रकार से समूहों में बांटा जाना है और किस प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी डेलीगेट की जानी है और कौन किसको रिपोर्ट करेगा। इन सारी बातों का निर्णय लेना ऑर्गेनाइजिंग के अंतर्गत आता है। अब इसमें कैंथ सी टॉ ने ये डेफिनेशन दी है कि एक जो पुअर ऑर्गेनाइजेशन है वो एक अच्छे प्रोडक्ट को भी मिट्टी में मिला सकता है, उसे धरती पर ला सकता है, और एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन जिसका कंपैरेटिवली एक पुअर प्रोडक्ट है वो इस प्रोडक्ट को जो है मार्केट में अच्छे से चला सकता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की उन्होंने इसके बारे में इम्पोर्टेंस बताई है इस डेफिनेशन से कैंथ सी टॉ ने। अब हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशंस की। डिफरेंट स्कॉलर्स ने अपने मीनिंग के बारे में उन्होंने अपने अलग अलग व्यूज़ दिए हैं, विचार दिए हैं। हैने ने ये कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन एक सामंजस्य है, एक एडजस्टमेंट है, यानी कि जो कॉमन पर्पस को पूरा करने के लिए विभिन्न भागों की जो माधुर्यपूर्ण या सामंजस्यपूर्ण समायोजन है ये ऑर्गेनाइजेशन। हेमन कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, यानी कि एक ये रचना संबंधी एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रयासों को कोऑर्डिनेट यानी समन्वय किया जाता है और एक दूसरे से रिलेट किया जाता है, संबंधित किया जाता है। मैकफार्लैंड के द्वारा एन आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ पीपल, एक पहचाने जाने योग्य लोगों का समूह, कंट्रीब्यूटिंग देयर एफर्ट्स, अपने एफर्ट्स को, अपने प्रयासों को लगाता हुआ या योगदान देता हुआ टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ गोल्स, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए या उनकी तरफ कंट्रीब्यूट करता हुआ, तो क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, संगठन कहलाता है। ऊपर दी गई डेफिनेशन से ये क्लियर होता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक प्रक्रिया है किस बात की? ये निर्धारित करने की और एक्टिविटीज़ को ग्रुपिंग में लाने की, समूह में लाने की, और उनके औपचारिक संबंध क्रिएट करने की एम्प्लॉइज़ के बीच में, किसी भी एंटरप्राइजेज में जो भी एम्प्लॉइज़ हैं उनके आपस में रिलेशनशिप, औपचारिक रिलेशनशिप बनाने की प्रक्रिया है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इसके क्या गुण, क्या लक्षण है? फ्रॉम द स्टडी ऑफ द वेरियस डेफिनेशन, विभिन्न मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स के द्वारा दी गई विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर, उनके अध्ययन के आधार पर हमने निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त की है इसकी नेचर, प्रकृति या इसके लक्षणों के बारे में। नंबर 1, डिवीज़न ऑफ वर्क, कार्य का विभाजन। ऑर्गेनाइजेशन का आधार है कार्यों का विभाजन। दूसरे शब्दों में, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहां कार्यों का विभाजन ना हो। कार्यों के विभाजन के अंतर्गत पूरे कार्य को बिजनेस में बहुत छोटे असंख्य या कई डिपार्टमेंट्स में उनको बांटा जाता है और प्रत्येक डिपार्टमेंट का कार्य फर्दर उसको उप विभाजित किया जाता है, उप कार्यों में, सब वर्क्स में उसको बांटा जाता है। पॉइंट नंबर 2, कोऑर्डिनेशन, समन्वय। ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न कार्य सौंपे जाते हैं, लेकिन इन सभी लोगों का जो उद्देश्य है वो एक ही होता है, सेम होता है, वो है एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव या उद्देश्यों को प्राप्त करना। ऑर्गेनाइजेशन ये सुनिश्चित करता है कि सभी लोगों का कार्य
एक दूसरे के कार्य पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। इवन दो यद्यपि ये अलग अलग होता है लेकिन फिर भी एक दूसरे पर डिपेंड है या निर्भर करता है, इसलिए यह कोऑर्डिनेशन या समन्वय स्थापित करने में मदद करता है। पॉइंट नंबर 3, प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन, लोगों की अधिकता या उनकी अधिक संख्या। ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे लोगों का समूह है जो इकट्ठे होते हैं एक कॉमन उद्देश्य को पूरा करने के लिए, और एक सिंगल इंडिविजुअल है वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकता, संगठन नहीं बना सकता। पॉइंट नंबर 4, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, सामान्य उद्देश्य। विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट्स होते हैं और उनके विभिन्न फंक्शन उन्हें करने होते हैं, बट ऑल मूव इन द डायरेक्शन, लेकिन सभी एक सामान्य उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में प्रयासरत होते हैं या उसके लिए लगे रहते हैं, कार्य करते हैं। पॉइंट नंबर 5, ऑर्गेनाइजेशन इज ए मशीन ऑफ मैनेजमेंट, संगठन प्रबंध की मशीन है। ऑर्गेनाइजेशन को प्रबंध की मशीन माना जाता है, समझा जाता है। ये वो मशीन है जिसमें कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है कि जो गलत फिट हो, या गलत फिट किया हो पार्ट नहीं चल सकता, या कोई जो नॉन फंक्शनल पार्ट है वो काम नहीं करेगा। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, कार्यों का विभाजन प्रॉपरली अगर नहीं किया जाता या पोस्टें करेक्टली अगर क्रिएट नहीं की जाती तो पूरा मैनेजमेंट का जो सिस्टम है, उसकी प्रणाली है, वो कोलैप्स हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। और इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का महत्व ये निम्नलिखित पॉइंट से क्लियर हो जाएगा। नंबर 1, स्पेशलाइजेशन के फायदे या लाभ। अंडर ऑर्गेनाइजिंग के अंतर्गत सभी एक्टिविटीज़ को वेरियस छोटे छोटे कार्यों में और वेरियस वर्क्स के अंदर सब डिवाइड किया जाता है, और उन सब वर्क्स के लिए कॉम्पिटेंट लोगों को अपॉइंट किया जाता है। वो इस पर्टिकुलर कार्य को बार बार करने पर एक्सपर्ट बन जाते हैं। इस तरीके से जो अधिकतर जो कार्य है वो मिनिमम स्पैन ऑफ टाइम में, कम समय अवधि में पूर्ण हो जाता है, और ऑर्गेनाइजेशन को स्पेशलाइजेशन का लाभ प्राप्त होता है, विशिष्टीकरण का लाभ मिलता है। पॉइंट नंबर 2, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, कार्य संबंधों में स्पष्टता। ऑर्गेनाइजिंग एम्प्लॉइज़ के मध्य में जो कार्य करने के संबंध है उनको स्पष्ट करता है, और ये स्पेसिफाई करता है कि कौन किसे रिपोर्ट करेगा, इसलिए कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव हो जाता है, और ये अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेहिता फिक्स करने में भी मदद देता है। पॉइंट नंबर 3, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। अंडर द प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग की प्रक्रिया के अंतर्गत पूरे कार्य को विभिन्न छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में बांटा जाता है, और डिफरेंट एम्प्लॉई प्रत्येक कार्य को करता है। बाय डूइंग सो, ऐसा करते हुए किसी भी एक्टिविटी के छूटने की या रह जाने की संभावना नहीं होती, या अननेसेसरी कार्यों के डुप्लीकेशन या दोहरीकरण की मतलब की संभावना नहीं होती। परिणाम स्वरूप सभी जो उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग होता है, जो मटेरियल, मशीन, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज जो ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, इन सभी का अनुकूलतम उपयोग संभव होता है। पॉइंट नंबर 4, एडेप्टेशन टू चेंज, परिवर्तन को अपनाना। ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग की जो प्रोसेस है वो ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी प्रकार के जो चेंजेस हैं, जो एम्प्लॉइज़ के पदों से जुड़े हों, वो जो परिवर्तन है उनके लिए सक्षम बनाती है, योग्य बनाती है। और दिस बिकम्स पॉसिबल, ये केवल पॉसिबल होता है इस तथ्य से, इस बात से कि वहाँ अधिकारों की एक जो श्रृंखला होती है, स्केलर चेन होती है, क्रमवार श्रृंखला होती है मैनेजर्स के लिए, राइट फ्रॉम द टॉप टू द लोअर लेवल, ऊपर से लेकर के निम्न स्तर तक मैनेजर्स की स्केलर चेन ऑफ अथॉरिटी होती है।
उन सब के अधिकार ऊपर से लेकर के नीचे तक बटे होते हैं। व्हेन एवर, जब भी एक प्रबंधकीय पोस्ट वैकेंट होती है, इमीडिएटली इसे प्रमोशन से भर दिया जाता है, क्योंकि प्रत्येक जो सबऑर्डिनेट है वो अपने बॉस की वर्किंग से अच्छी तरह परिचित होता है, उसके जानता है, इसलिए उसे नई पोस्ट लेने में कोई डिफ़िकल्टी या परेशानी नहीं आती। पॉइंट नंबर 5, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, प्रभावपूर्ण प्रशासन। ये आम तौर पर ये देखा जाता है कि हमेशा एक डाउट या संदेह की स्थिति होती है मैनेजर्स के आपस में अथॉरिटी के बारे में। जो ऑर्गेनाइजिंग की जो प्रोसेस है वो प्रत्येक एक्टिविटी, प्रत्येक मैनेजर्स के द्वारा की जाने वाली जो एक्टिविटीज़ है उसका क्लियर मेंशन करती है, वर्णन करती है, और उनके जो अथॉरिटी है उसकी सीमा के बारे में भी बताती है। इट इज़ आल्सो मेड क्लियर, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि एक मैनेजर एक पर्टिकुलर जॉब के लिए किसे आदेश देगा या ऑर्डर देगा। प्रत्येक ये भी जानता है कि किसके लिए वो जवाबदेह हैं। इन दिस वे, इस तरीके से अथॉरिटी के बारे में जो भी कन्फ्यूजन है वो समाप्त हो जाता है। परिणाम स्वरूप प्रभावपूर्ण एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन संभव हो पाता है। पॉइंट नंबर 6, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, कर्मचारियों या कर्मियों का विकास। ऑर्गेनाइजिंग की जो प्रोसेस है या प्रक्रिया है उसमें जो भार अर्पण या अधिकारों का सौंपना, इसकी प्रैक्टिस की जाती है, ये अभ्यास में लाया जाता है। और ये दिस इज़ डन नोट बिकॉज ऑफ द लिमिटेड कैपेसिटी, ये किसी इंडिविजुअल की लिमिटेड या सीमित कैपेसिटी के कारण नहीं किया जाता, परंतु ये नई नई टेक्निक्स कार्यों की ढूंढने के लिए भी किया जाता है। इट प्रोवाइड्स, ये सबऑर्डिनेट्स को निर्णय लेने के अवसर प्रदान करता है, और इस सिचुएशन का लाभ उठाते हुए वे लेटेस्ट टेक्निक्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट यानी कार्यान्वित करते हैं। परिणाम स्वरूप ये उन्हें विकसित करने में, आगे बढ़ने में मददगार होता है या मदद करता है। पॉइंट नंबर 7, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, विस्तार और तरक्की। ऑर्गेनाइजिंग की जो प्रक्रिया है वह एम्प्लॉइज़ को निर्णय लेने की जो स्वतंत्रता प्रदान करती है, जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद देता है। दे आर ऑलवेज, वे नए जो चुनौतियां या चैलेंजेस का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये जो स्थिति है ये एंटरप्राइजेस के विकास के लिए मददगार या हेल्पफुल होती है, और ये एंटरप्राइजेस की या किसी उद्यम की अर्निंग कैपेसिटी, उसकी कमाई करने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है, और जिससे इसका विकास करने में भी मदद मिलती है। कंक्लूज़न, निष्कर्ष, अबव एनालिसिस से ये क्लियर होता है कि जो ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस है, क्लियरली अगर पोस्टों को डिफाइन किया जाए, उनके रोल्स, उनकी भूमिकाएं, अथॉरिटी और उनके रिलेशन को क्रिएट्स स्ट्रक्चर, उसका एक ढांचा इन सब का बनता है। यानी कि पदों को डिफाइन करके, भूमिकाओं को, अधिकारों को और संबंधों को, सबको, इनसे क्या होता है, क्रिएट्स स्ट्रक्चर। ये सब एक क्या बनाते हैं, एक ढांचा या रचना बनाते हैं, और जिसकी मदद से ऑब्जेक्टिव्स डिफाइंड अंडर प्लानिंग, जो उद्देश्य प्लानिंग के अंतर्गत परिभाषित किए गए थे, उन्हें रियलिटी, वास्तविकता में बदला जाता है। ये कहा जाता है कि ऑर्गेनाइजिंग हैज़ द सेम इम्पोर्टेंस, उनके ऑर्गेनाइजिंग की वही इम्पोर्टेंस है मैनेजमेंट के लिए एक स्ट्रक्चर के रूप में, जिस प्रकार ह्यूमन बॉडी में एक हड्डियों का एक जो स्ट्रक्चर या ढांचा या रचना या बनावट होती है, जैसे एज ए स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स इन ए ह्यूमन बॉडी, जैसे मानवीय शरीर के अंदर हड्डियों की संरचना होती है, इसी प्रकार ऑर्गेनाइजिंग की भी उसी प्रकार से महत्ता होती है। इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजिंग बहुत इम्पोर्टेंट कार्य है मैनेजमेंट का। दैट्स ऑल फॉर द डे।
Students, please subscribe and like my channel. Thank you.